प्रणाम दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के अध्याय 4 जिनका नाम है परमाणु की संरचना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे अध्याय 4 में, तो इसका परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि हमने अध्याय 3 में पढ़ लिया था कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना था। तो पदार्थ किसका बना होता है? परमाणु और अणुओं से मिलकर बना होता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने होते हैं। तो पदार्थों का अस्तित्व किनके कारण होता है? परमाणु से या अणु से, जिनसे वे बने होते हैं। तो इस अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य है, जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। हम पिछले अध्याय में पढ़ा था कि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, और इस अध्याय में हम जानेंगे क्या वास्तव में अविभाज्य है। और अगला, या परमाणु के भीतर छोटे छोटे अन्य घटक भी विद्यमान है। यानी कि डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, वो जानेंगे, या परमाणु विभाज्य है अर्थात परमाणु के भीतर छोटे छोटे अन्य घटक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद है। तो 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना था। तो प्रयोगों से यह संकेत मिला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना होता है। तो 19वीं सदी में क्या समस्या आ रही थी वैज्ञानिकों के सामने कि परमाणु की संरचना और उनके गुणों के बारे में पता लगाने में समस्या हो रही थी, और विभिन्न प्रयोगों से यह संकेत मिला कि परमाणु विभाज्य है तथा आवेशित कणों से बना है। तो आगे देखते हैं पदार्थ में आवेशित कण। तो परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। अब देखते हैं पदार्थों में आवेशित कण कैसे हैं। तो पदार्थों में आवेशित कण, तो इसका क्रियाकलाप 4.1 के बारे में दिया गया है, उसको देख लेते हैं। सूखे बालों पर कंघी करें। क्या कंघी कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित करती है? तो इसका जवाब होगा हाँ। यदि हम सूखे बालों में कंघी करते हैं और कंघी को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो टुकड़े क्या होते हैं? कंघी में आकर्षित होते हैं। ये इसका जवाब क्या होगा? तो हाँ। कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़े और इसे हवा से भरे गुब्बारे के पास ले जाए तो क्या होता है? तो आकर्षण होता है। तो इन दोनों जो क्रियाकलाप है उनका निष्कर्ष क्या है? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश परमाणु के भीतर विद्यमान आवेशित कणों से आता है। तो यह आवेश कहाँ से आता है? तो पदार्थ जिस परमाणु का बना होता है उस परमाणु के भीतर विद्यमान आवेशित कणों से आता है। तो विद्युत आवेश आता है परमाणु के भीतर विद्यमान आवेशित कणों से। आगे है प्रमुख खोजें। तो सबसे पहले देखते हैं कैनाल किरणें। तो 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने एक नए विकिरण की खोज की जिसे कैनाल रे नाम दिया। तो 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने एक नए विकिरण की खोज की जिसे गोल्डस्टीन ने क्या नाम दिया? कैनाल रे। ये धनावेशित अर्थात पॉजिटिवली चार्ज विकिरण थी। तो ये कैनाल किरणें कैसे आवेशित था? तो धन आवेशित था। इनके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कण की खोज हुई। तो गोल्डस्टीन द्वारा कैनाल किरणों के माध्यम से दूसरा अपरमाणु कण अर्थात
परमाणु से भी छोटे की खोज, प्रोटॉन की खोज किन्होंने किया? तो गोल्डस्टीन ने। अगला है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। इसे ई निगेटिव द्वारा दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन को ई निगेटिव द्वारा दर्शाया जाता है। आगे है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, किंतु विपरीत दिशा में। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो प्रोटॉन पॉजिटिव होगा, लेकिन आवेश दोनों में बराबर होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कितना गुना होता है? 2000 गुना। और इसे P पॉजिटिव द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन को P पॉजिटिव द्वारा दर्शाया जाता है। आगे है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के गुणों के बारे में बताया गया है। तो किसके गुण के बारे में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन के प्रतीक क्या होता है? ई निगेटिव, प्रोटॉन को P पॉजिटिव। इस आवेश इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है? ऋणात्मक, और प्रोटॉन का धनात्मक। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? नगण्य होता है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 यूनिट होता है। आगे है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो जे थॉमसन ने। आगे है इनके मॉडल का विवरण है। तो थॉमसन ने परमाणु की तुलना क्रिसमस केक से किया। तो थॉमसन ने परमाणु की तुलना क्रिसमस केक से किया या तरबूज से किया। किससे किया? तो क्रिसमस केक या तरबूज से किया। तो जैसे हम आगे दिया हुआ है, तो आगे तरबूज के बारे में क्या दिया हुआ है? परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरफ बिखरा है। बताया गया है कि थॉमसन ने जो क्या दिया है परमाणु मॉडल, उनके अनुसार, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु जो तरबूज की तरह होता है, उसमें धन आवेश जो होता है ना, तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरफ बिखरा होता है। और जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे होते हैं। जैसे आपने तरबूज देखा हुआ ऐसे, तो इसमें जो लाल भाग होता है, वो लाल भाग क्या होता है? धन आवेश। और उसमें जो बीज होता है काला काला, तो वो क्या होता है? वो हो गया धन आवेश, अर्थात प्रोटॉन। तो यही था थॉमसन के परमाणु मॉडल। या फिर क्रिसमस केक भी वैसा ही रहता है, उसमें कुछ डिजाइन का दाना दाना रहता है। तो दाना दाना क्या हो गया? प्रोटॉन। और ये पूरा भाग जो है वह हो गया इलेक्ट्रॉन। तो थॉमसन द्वारा प्रस्तावित अवधारणाएं क्या क्या है? तो परमाणु एक धनावेशित गोले का बना होता है। परमाणु किसका बना होता है? तो परमाणु एक धनावेशित गोले का बना होता है। या आप केक ले लो या तरबूज, धनावेशित गोले का बना होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ये थॉमसन द्वारा प्रस्तावित अवधारणा है। आगे है ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में क्या होते हैं? समान होते हैं। इसलिए इसी के कारण परमाणु क्या होते हैं? विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश क्या होते हैं? परिणाम में समान होते हैं, अर्थात दोनों प्लस और माइनस और प्लस क्या होते हैं? बराबर मात्रा में होते हैं, इसीलिए एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। ये थॉमसन के परमाणु मॉडल से की अवधारणा थी। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल की लिमिटेशन या सीमाएं क्या है?
तो यद्यपि थॉमसन के परमाणु मॉडल ने परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या की, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोग जैसे रदरफोर्ड के प्रयोग के परिणामों को इस मॉडल द्वारा समझाया नहीं जा सका। रदरफोर्ड के प्रयोग को थॉमसन के परमाणु मॉडल द्वारा समझाया नहीं जा सका। आगे है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने को इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं। उन्होंने इसके लिए एक प्रसिद्ध प्रयोग किया। यह कैसा प्रयोग था? अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड ने अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग किया था। इसमें उन्होंने इस अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग में रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी इसलिए चुनी। तो सोने की पन्नी लिया रदरफोर्ड ने, सबसे पहले सोने की पन्नी ली। सोने की पन्नी इसलिए चुना क्योंकि ये बहुत पतली परत चाहते थे। तो रदरफोर्ड बहुत पतली परत चाहते थे। यह पन्नी लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। तो सोने की पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण ये द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं? ये द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। इनका द्रव्यमान 4 यूनिट होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होता है? 4 यूनिट। तेज गति से चल रहे अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। तेज गति से चल रहे अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या किया गया है? ये अल्फा रेज निकल रहा है जो सोने की पन्नी पे टकराया, जिसमें कुछ पार हो गए, कुछ मुड़ गए, कुछ सीधे निकल गए। तो आगे देखते हैं इनका क्या परिणाम हुआ। रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग। तो प्रयोग का परिणाम, तो तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन के प्रयोग में अधिकतर अल्फा कण क्या हुए? सोने की पन्नी में से सीधे निकल गए। कुछ क्या हुए? कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए। कुछ हल्का मुड़कर लेकिन निकल गए। अगला आश्चर्यजनक रूप से क्या हुआ? तो 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया, 180 डिग्री पर विक्षेपित हो गया। अर्थात बहुत सारे तो पन्नी से सीधे पार कर गए, कुछ था कि हल्का सा मुड़कर पार कर गया, हल्का सा मुड़कर, और कुछ तो पन्नी से टकराया और वापस उसी रास्ते पर चला आया। रदरफोर्ड का कथन। तो रदरफोर्ड ने यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था। रदरफोर्ड का कथन है कि यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसा अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर वापस ही चोट पहुंचाता है। रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन के बाद उन्होंने कहा कि यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। आगे उनके प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकला? तो रदरफोर्ड के प्रयोग का निष्कर्ष, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग क्या होता है? अधिकतर भाग खाली होता है। तभी तो अधिकतर कण क्या हुए? बिना विक्षेपित सीधे निकल गए। तो रदरफोर्ड के परमाणु अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध होता है कि परमाणु के भीतर अधिकतर भाग क्या होता है? खाली होता है, जिसकी वजह से बिना मुड़े हुए क्या हुए? सीधे आगे निकल गए। आगे है परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होते हैं। परमाणु में क्या होते हैं? धनावेशित भाग बहुत कम होते हैं, क्योंकि बहुत कम कण क्या हुए? विक्षेपित हुए। बहुत कम कण विक्षेपित हुए, इसीलिए ऐसा माना गया कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होते हैं। परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान
परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित रहता है। रदरफोर्ड के प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। आगे है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। तो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। परमाणु का केंद्र क्या होता है? धनावेशित होता है। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल से पता चला कि परमाणु का केंद्र क्या होता है? धन आवेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में होता है। परमाणु के केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग अर्थात सर्कुलर पाथ्स में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। नाभिक का आकार क्या होता है? नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुनी छोटी होती है। नाभिक की त्रिज्या क्या होती है? परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। आगे है रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। तो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या है? तो जैसा कि कहा गया है कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन, वर्तुलाकार या सर्कुलर पाथ में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभव नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। कोई भी आवेशित कण क्या होगा? गोलाकार कक्ष में क्या होगा? त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। त्वरण के दौरान क्या होगा? आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा। अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होता है। आगे है बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। तो रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने क्या किया? परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा या डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल। तो इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का क्या होता है? विकिरण नहीं होता है, एनर्जी लेवल। तो ये विविक्त कक्षा जो है, इनको ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षाएं KLMN या संख्या 1, 2, 3, 4 के द्वारा दिखाई जाती है। आगे है बोर के मॉडल को आप देख सकते हैं, या तो इन्हें KLMN से दर्शाया जाता है या 1, 2, 3, 4। न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या है? तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने किया। प्रकृति या अनावेशित अर्थात न्यूट्रल होता है, अर्थात उदासीन होता है। द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है।
इसकी स्थिति हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में। तो न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक में होता है। किसे छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का प्रतीक N से दर्शाया जाता है। परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? परमाणु का द्रव्यमान। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान। आगे है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। विभिन्न कक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का वितरण। तो परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर बड़ी स्कीम का उपयोग किया जाता है। तो परमाणुओं का विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर बड़ी स्कीम का प्रयोग किया जाता है। बोर बड़ी स्कीम। इसका मुख्य नियम क्या है? विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण का मुख्य नियम क्या है, उसे देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इस सूत्र से क्या होता है? ज्ञात किया जाता है। किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से निकाला जा सकता है। यहाँ n जो दर्शाया जा रहा है कक्षा की संख्या है। 2n² से दर्शाया जा सकता है। क्या दर्शाया जा? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी कक्षा में। तो n क्या है? कक्षा की संख्या है। प्रथम KLMN। तो इसका पहला में तो 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। तो 2 गुना 1 का स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर गुना 2 बराबर 8, 3 स्क्वायर 9 गुना 2 18, 4 स्क्वायर 16 गुना 2 32। और बोर बड़ी योजना के ही अनुसार सबसे बाहरी कोश में अर्थात सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। इलेक्ट्रॉन तब तक बाहरी कक्षा में स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। कक्षाएं क्या होती? क्रम अनुसार बढ़ती है। जब तक अंदर का कक्षा नहीं बढ़ता तब तक वह बाहरी कक्षा में स्थान नहीं ले सकता। आगे है पहले 18 तत्वों का इलेक्ट्रॉन वितरण सारणी है। तो हाइड्रोजन है। यह है पहले 18 तत्वों का इलेक्ट्रॉन वितरण। तो आगे देख लेते हैं इनका संयोजन। हाइड्रोजन का H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम क्या है? 13 है, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। और इधर क्या है? इधर सभी का संयोजकता दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं। आगे है क्रियाकलाप 4.2। तो पहले 18 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए कहा गया है। तो पहले 18 तत्वों तक हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6 होता है जो 2 और 4 में, सोडियम का 11, 2, 8, 1, क्लोरीन का 17, 2, 8, 7। तो संयोजकता क्या है? संयोजकता या वैलेंसी। तो परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी परमाणु की संयोजक शक्ति
संयोजक को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु की संयोजन शक्ति को संयोजकता कहते हैं। अष्टक या ऑक्टेट नियम क्या है? अष्टक का नियम क्या है या ऑक्टेट रूल क्या है? तो परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करते हैं। परमाणु क्या करते हैं? अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करते हैं। हीलियम का अपवाद है, इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। तो परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में कितने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा होता है? आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करने या उनको ग्रहण करने या त्याग करने। तो ग्रहण करने या त्याग करने या साझेदारी करने से बाह्यतम कक्षा में क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति। आगे है संयोजकता का निर्धारण। तो संयोजकता का निर्धारण, यदि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो संयोजकता बराबर संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो क्या देखें, यदि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो संयोजकता क्या होगा? जितना संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। उदाहरण के लिए सोडियम का 2 8 1 है, इसका संयोजकता 1 होगा। मैग्नीशियम का 2 8 2 है तो इसका संयोजकता 2 होगा। यदि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 या 8 हो तो संयोजकता 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। यदि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 8 हो तो संयोजकता क्या होगा? तो संयोजकता बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। उदाहरण के लिए फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7, तो इसका संयोजकता क्या होगा? 8 माइनस 7 बराबर 1। क्या होगा फ्लोरीन का संयोजकता। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 6, तो संयोजकता क्या होगा? 8 माइनस 6 अर्थात 2। तो आगे है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो परमाणु संख्या क्या है? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को Z के द्वारा दर्शाया जाता है। सभी अणुओं के लिए Z का मान निश्चित होता है। सभी अणु के लिए क्या होता है? Z का मान, अर्थात परमाणु संख्या क्या होता है? निश्चित होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होगा? 1। कार्बन के लिए परमाणु संख्या 6। परमाणु संख्या ही तत्व की पहचान है। तो परमाणु संख्या तत्व की पहचान है। तो परमाणु संख्या क्या है? तत्व की पहचान। आगे है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। तो द्रव्यमान संख्या एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को। तो द्रव्यमान संख्या क्या है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या को A से दर्शाया जाता है और द्रव्यमान संख्या बराबर, अर्थात A बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, संकेतन। अर्थात द्रव्यमान संख्या को कैसे लिखा जाता है? तत्व के प्रतीक को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। तो तत्व के प्रतीक को निम्न तरीके से लिखा जाता है। तो तत्व का प्रतीक और नीचे परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। तो क्या? तो तत्व का प्रतीक के लिए सबसे पहले तत्व का प्रतीक लिखते हैं, नीचे परमाणु संख्या और ऊपर परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है। आगे है समस्थानिक या आइसोटोप्स।
तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में दिया गया, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये क्या है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो प्रोटियम में 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम में इसका प्रतीक डी भी है और ट्राइटियम इसका प्रतीक टी। तो ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, ट्राइटियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। कार्बन के बारे में दिया गया है। तो कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है, ये समस्थानिक है। कार्बन 12 और कार्बन 14। क्लोरीन के भी समस्थानिक है। तो Cl35 और Cl37 समस्थानिकों की पहचान। तो समस्थानिक क्या होते हैं? जिनकी परमाणु संख्या क्या होता है? समान। समस्थानिक का परमाणु संख्या क्या होता है? समान। द्रव्यमान संख्या लेकिन क्या होता है समस्थानिक का? अलग अलग अर्थात भिन्न। और समस्थानिकों को प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन क्या होता है? समस्थानिकों का समान लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है? भिन्न अर्थात अलग अलग। समस्थानिकों का रासायनिक गुण क्या होता है? समस्थानिकों का रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण क्या होता है? भिन्न अर्थात अलग अलग। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न। समस्थानिकों का अनुप्रयोग अर्थात उसका उपयोग समस्थानिकों का क्या किया जाता है? तो समस्थानिकों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी अर्थात न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। तो यूरेनियम के एक समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। तो कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। तो आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा या ग्वाइटर रोग के उपचार में किया जाता है। आगे है समभारिक आइसोबार्स। तो वे परमाणु, तो आइसोबार्स या समभारिक क्या होते हैं? तो वे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या क्या होता है? समान लेकिन परमाणु संख्या क्या होता है? भिन्न भिन्न। तो ये क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम, समभारिक का उदाहरण है कैल्शियम और आर्गन। तो कैल्शियम और आर्गन क्या है? समभारिक का उदाहरण है अर्थात जिसका परमाणु संख्या क्या है? अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? समान। तो समभारिक का पहचान क्या होता है? परमाणु संख्या क्या होता है? अलग अलग। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? समान। तो द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या क्या होता है? अलग अलग। और इसमें समभारिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? अलग अलग। प्रोटॉन की संख्या अलग अलग और न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होता है? अलग अलग। तो समभारिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? अलग अलग। रासायनिक गुण भी अलग होते हैं क्योंकि ये अलग तत्व हैं। तो समभारिक के रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? अलग होते हैं क्योंकि ये अलग तत्व हैं। दोनों तत्वों में न्यूक्लियन की कुल संख्या 40 समान है। न्यूक्लियन अर्थात प्रोटॉन। न्यूक्लियन क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। आगे है समस्थानिक और समभारिक में अंतर। तो समस्थानिक में परमाणु संख्या क्या होता है? समस्थानिक में परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न, प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न। और समस्थानिक एक ही तत्व होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसे
क्या है, हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आगे है संभारिक। तो संभारिक के परमाणु संख्या क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है, समान। प्रोटॉन की संख्या भी अलग अलग होता है, न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग, और तत्व और संभारिक के तत्व भी अलग अलग तत्व हैं। रासायनिक गुण भी अलग होते हैं, जैसे आर्गन और कैल्शियम दोनों के क्या है, परमाणु 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 द्रव्यमान संख्या क्या है, समान, बाकी सब अलग। आगे है महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो महत्वपूर्ण परिभाषाएं, तो परमाणु क्या है, परमाणु अर्थात एटम क्या है, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो रासायनिक क्रिया में भाग लेती है, रासायनिक क्रिया में क्या करती है, भाग लेती है, वो क्या कहलाता है, परमाणु। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित और परमाणु कण है जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन धनावेशित कण है जो नाभिक में स्थित होता है, नाभिक में स्थित होता है। न्यूट्रॉन, तो ये अनावेशित अर्थात उदासीन कण है जो नाभिक में स्थित होता है, ये भी नाभिक में स्थित होता है। तो नाभिक किसे कहते हैं, तो नाभिक परमाणु का धनावेशित केंद्र होता है। तो नाभिक परमाणु का धनावेशित केंद्र होता है जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। संयोजकता या वैलेंसी। संयोजकता, तो किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता। किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोग करने की क्षमता संयोजकता का। न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित रूप को न्यूक्लियन कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। आगे है क्विक रिवीजन या समरी। तो सबसे पहले हमने जाना कि परमाणु विभाज्य है, परमाणु विभाज्य है और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है। जे थॉमसन ने परमाणु को धनावेशित गोले के रूप में प्रस्तावित किया। तो जे थॉमसन ने परमाणु को धनावेशित गोले के रूप में प्रस्तावित किया, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धसे होते हैं। इन्हें प्लम पुडिंग मॉडल, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु के केंद्रक अर्थात नाभिक की खोज की। नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में अर्थात KLMN में बिना ऊर्जा खोए चक्कर लगाते हैं। जेम्स चैडविक ने 1932 में नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की। परमाणु संख्या को Z से दर्शाया जाता है, परमाणु संख्या को Z से दर्शाया जाता है, और परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनों की उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर या उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या को A से दर्शाया जाता है, द्रव्यमान संख्या को A से दर्शाया जाता है, और द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। आगे है संयोजक। तो संयोजकता क्या है, बाह्यतम कोश या कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 हो तो वह संयोजकता हो जाएगा, और 5 6 7 8 हो तो संयोजकता क्या होगा, 8 माइनस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन। समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। संभारिक में क्या होता है, संभारिक में परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होता है। 2n² सूत्र, 2n² सूत्र क्या है, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। 2n² क्या दर्शाता है, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन
बराबर 2n²। बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आगे है महत्वपूर्ण सूत्र। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² हो सकता है। द्रव्यमान संख्या को a से प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर तथा उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर। संयोजकता क्या होता है? संयोजकता बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होता है यदि वह बाह्यतम इलेक्ट्रॉन 1 से 4 तक हो, या 4, 5, 6, 7, 8 हो तो यह 8 माइनस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होगा। आगे है न्यूमेरिकल उदाहरण। तो आगे है न्यूमेरिकल उदाहरण। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11 है और द्रव्यमान संख्या 23। तो इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। तो परमाणु संख्या 11 है तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। तो द्रव्यमान संख्या 23 है। तो न्यूट्रॉन संख्या बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो 23 माइनस 11 ये क्या हो गया? ये हो गया न्यूट्रॉन संख्या। आगे है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 7 है, इसका संयोजकता क्या होगा? तो यदि 4 से बड़ा बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 रहता है तो उसका संयोजकता क्या होता है? 8 माइनस बाहरी इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 हो गया। m कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन तक KLM। तो ये तीसरा नंबर का होता है। तो 2n²। तो 2, हाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 अर्थात 18। आगे आप देख सकते हैं नीचे कुछ प्रश्न है जिन्हें आप ऊपर बताए गए नोट्स से हल कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।